नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं से लेकर के हिंदी के उद्भव तक की। मूल विषय हमारा हिंदी का उद्भव है, हिंदी भाषा का उद्भव है। लेकिन जब हम उद्भव की चर्चा करेंगे तो उससे पहले हमें वो जड़ें देखनी पड़ेगी कि जहां से इसका विकास हुआ है, जहां से इसका उद्भव हुआ है। हालांकि विकास की परंपरा आगे चलती है यहाँ पर, तो मूल रूप से आज का हमारा जो विषय रहेगा वो हिंदी भाषा के उद्भव का रहेगा। लेकिन उद्भव से पहले हम उन सारी चीजों को देखेंगे कि कहां कहां से विकास यात्रा होती हुई और ये हिंदी के उद्भव तक पहुंचती है। ठीक है, तो वो पूरी प्रक्रिया जो है निश्चित रूप से आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। आइए इसके मूल कंटेंट की बात करते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं की। तो यदि हम भारतीय आर्य भाषाओं का विश्लेषण करते हैं, यदि हम भारतीय आर्य भाषाओं का विश्लेषण करते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं लगभग, और उन भाषाओं का क्षेत्र कितना है। इस विषय पर आपको जाना पड़ेगा एक बार। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाइए, लेकिन कम से कम थोड़ा तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ी रूपरेखा तो आपकी बनानी पड़ेगी। तो लगभग विश्व में यदि हम चर्चा करें तो लगभग 3000 के लगभग जो है भाषाएं विश्व में बोली जाती है। कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है, क्योंकि कई भाषाएं ऐसी हैं जो प्राय लुप्त प्राय होती हुई जा रही हैं और धीरे धीरे प्राय लुप्त होती हुई जा रही है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो संभवतः धीरे धीरे लुप्त हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम कुछ नई भाषाओं की भी खोज करते हैं। ये काम जो है, ये दौर जो है वो चलता रहता है। मूल रूप से लगभग हम चर्चा करें, मोटा मोटी बात हम करें तो लगभग 3000 भाषाएं जो है वो पूरे विश्व में बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही डीपली विषय है। आपको भी जब अवसर मिलता, समय मिलता, तो जरूर विचार करिएगा, जरूर इसके ऊपर चिंतन करिएगा। और यदि आपको कभी शोध का अवसर मिलता है यहाँ पर, ठीक है, रिसर्च का अवसर मिलता है, पीएचडी आदि का अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से इस विषय पर शोध कीजिए। बड़ा आनंद आएगा, देश दुनिया देखने का अवसर मिलेगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि आप हासिल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें बड़ी संभावनाएं, अपार संभावनाएं। हम बात कर रहे हैं विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए कि मतलब विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती है, 3000 है या एक आध ज्यादा है, कम ज्यादा है, क्योंकि हमने बताया कि तो ऊपर नीचे लगभग चलती रहती है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई बता नहीं सकता, रफली आइडिया होता है। तो लगभग विश्व की जो 3000 भाषाएं हैं, इन भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12 परिवारों में बांटा गया। विश्व की जो भाषाएं हैं इनको कितने परिवारों में बांटा गया है? तो विभिन्न प्रकार की यदि हम चर्चा करें तो 12 परिवारों में बांटा गया। यदि आप थोड़े से भाषा विज्ञान के शिक्षार्थी रहे हैं या थोड़ा सा आपने भाषा विज्ञान का अध्ययन किया, निश्चित रूप से आपने अध्ययन किया, जब इस लेवल पर आकर के आप तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल रूप में ना सही यहाँ पर, लेकिन कंपलसरी जो थोड़ा सा मटेरियल आपके पास उपलब्ध होता है उसकी तो चर्चा आपने की है। तो वहां आपने देखा होगा कि हम पारिवारिक आधार पर भाषा का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, परिवार के आधार पर हम बांटते हैं, रूप के आधार पर हम बांटते हैं, इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो यदि हम इसका कंप्लीट वर्गीकरण करते हैं, विभाजन करते हैं, तो लगभग 12 परिवार जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन परिवारों में भारोपीय परिवार जो भारत और यूरोप से संबंधित द्रविड़ परिवार है, चीनी है, सेमेटिक है, टेम्टिक है, आग्नेय है, यूराल है, बांटू, रेड इंडियन, कॉकेसक आदि विभिन्न प्रकार के परिवार है, सूडानी और बुशमैन आदि, ये 12 परिवार है। हम इन 12 परिवारों को चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि हम भाषा विज्ञान नहीं पढ़ रहे, हम मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं कि हमारी भाषा, जिस हिंदी भाषा के उद्भव की हम चर्चा करते हैं, जिस हिंदी भाषा के उद्भव की हम बात करते हैं, वह हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो कौन से परिवार से हुआ? तो मूल रूप से यदि हम चर्चा करें तो ये जो भारोपीय परिवार है ना, इसके अंतर्गत हम लोग जो है स्वीकार करते हैं अपने आप को। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है, हिंदी भाषा, इसमें मूल रूप से हम किसकी चर्चा करते हैं? ये जो भारोपीय परिवार है इसकी चर्चा करते हैं। तो ये एक सवाल बनता है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि हिंदी भाषा जो है वो किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। हालांकि ये जो 12 परिवार हैं पूरे विश्व की भाषाओं का, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में हम 4 परिवारों की भाषाओं को बोलते हैं। चर्चा करेंगे जब हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम भारत में परिवारों की चर्चा करते हैं तो भारत में 4 प्रकार के परिवार जो हैं इनसे संबंधित भाषाएं बोली जाती है। लेकिन फिलहाल हम मूल चर्चा कर रहे हैं विश्व के 12 परिवारों की। ठीक है, और भारत का जो भारोपीय परिवार है, जो हिंदी भाषा का उद्भव जहां से हुआ, उस परिवार की हमने यहाँ पर मूल रूप से चर्चा की। ये छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है, सिर्फ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितने भाषा परिवार है, क्योंकि हमारा जो मूल मकसद है वहां पर हिंदी भाषा के उद्भव की बात है, तो हम हिंदी भाषा के उद्भव की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर वहां से हम लेते हैं। इन 12 भाषा परिवार में भारोपीय समूह विश्व को अत्यधिक विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, विश्व के जो 12 भाषा परिवार हैं, उन 12 भाषा परिवारों में से भारोपीय परिवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारोपीय, जब हम नाम की चर्चा करते हैं तो भारत और यूरोप की भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
इसलिए हम इसको भारूपीय परिवार का, अलग अलग नाम भी दिए गए। जब आपने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा तो अलग अलग विद्वानों ने इस परिवार को अलग अलग नाम दिया, न सिर्फ उस परिवार को बल्कि अलग अलग परिवारों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उसको रेखांकन किया है, नामकरण किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक जो नामकरण है वो भारूपीय परिवार है, ठीक है। और हिंदी इसी भारूपीय परिवार की भाषा है। इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया। यदि ये भाषा परिवार भारूपीय, क्योंकि यहाँ भारत में भी बोली जाती है इस परिवार की भाषाएं और यूरोप में भी बोली जाती है। अब भारत में जो शाखा है, भारत में जो शाखा है उस शाखा को हम किस नाम से, भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। भारतीय जो शाखा है हमारी, जिसके अंतर्गत हमारी भाषा आती है, भारत की भाषाएं आती है, ठीक है, उसको हम भारतीय आर्य शाखा के नाम से जानते हैं। और यदि भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा करें तो भारतीय आर्य भाषाओं को इस नाम के आधार पर, इस हेडिंग के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। सवाल बनता है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया। वो प्राचीन की भाषा थी, प्राचीन काल की, वो मध्यकाल की भाषा थी और वो आधुनिक काल की भाषा यहाँ पर, ठीक है। 3 स्टेप जो है वो भारतीय आर्य भाषाओं को हैं। हम उद्भव की बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी चीज के तय में जाने की कोशिश करते हो तो आप थोड़ा सा बैक में उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लेवल बड़ा ऊंचा है यहाँ पर। ये नहीं कि हिंदी भाषा के उद्भव की बात करें तो हिंदी भाषा का उद्भव सौर सैनी से हुआ है और इससे हम आगे बढ़े। यहाँ पर हमें थोड़ा पीछे भी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर सारी चीजें आपको कदम दर कदम जब आप इन चीजों का विश्लेषण करेंगे तो आनंद आएगा, एक आत्मविश्वास जागृत होगा, ठीक है, एक अनुभव आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें निश्चित रूप से हमने देखी है और हमने सुनी, और नहीं भी सुनी है तो हम उसके पीछे जाएंगे। जो भाषा मैं बोल रहा हूं, यदि आप ऑलरेडी इस चीज से परिचित हैं, पहले से परिचय प्राप्त है आपको, तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा, एक आत्मविश्वास जागृत होगा। और यदि आपको परिचय नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़िए, आपको एक नई चीज की जानकारी मिल रही है, वहां से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है इन सारी चीजों का। लेकिन बहुत से शिक्षार्थी ऐसे हैं जो अभी पीजी करके आए, अभी अभी नए आईएएस फील्ड में यहाँ पर, ठीक है, पहली बार कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर नए बच्चे हमारे सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए सारी बातें बताना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसलिए 3 भागों में हम विभाजन करते हैं किनका, भारतीय आर्य भाषाओं का, ठीक है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का तात्पर्य, भारत की प्राचीन जो आर्य तो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे श्रेष्ठ जन थे, जो हमारे पूर्वज थे, सबको हम आर्य के नाम से जानते थे, ठीक है, क्योंकि आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, श्रेष्ठता का परिचायक हमारे पूरे जितने भी पूर्वज थे वो थे। इसलिए हमारे इस भारत के भूभाग को हम आर्यावर्त के नाम से जानते थे, ठीक है। और ये आर्यावर्त आज जितना है उतना नहीं था, बल्कि दूर दूर तक, सुदूर देशों तक हमारा जो आर्यावर्त था ये फैला हुआ था, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिनका समय हम लगाते 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, लगभग 1000 वर्ष की अवधि रही है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसकी अवधि कितनी रही है, यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक का माना गया। 1500 ईसा पूर्व, ईसा से 1500 साल पहले से लेकर के ईसा से 500 साल पहले तक लगभग 1000 वर्षों की अवधि हो गई, 1000 वर्षों का अंतराल जो समय हो गया, ये प्राचीन आर्यों की भाषा थी। और प्राचीन हमारे जो आर्य थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो वैदिक संस्कृत का ही पालन करते थे। मूल रूप से वो वैदिक संस्कृत पढ़ते थे, ठीक है, वैदिक संस्कृत बोलते थे, क्योंकि आपने सुना है कि संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत बोलचाल की भाषा रही है। तो हमारे प्राचीन आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। फिर बाद में संस्कृत का कन्वर्टेड एक दूसरा रूप जो है वो लौकिक संस्कृत आया, ठीक है। तो यदि हम विभाजन करते हैं 1000 वर्षों का, तो हम ये मान के चलते कि प्रारंभिक 500 वर्षों में वैदिक संस्कृत का बोलबाला रहा होगा और बाद के 500 वर्षों में लौकिक संस्कृत का बोलबाला रहा होगा, ऐसा विद्वानों का आकलन है। वैसे यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो रामायण से लौकिक परंपरा प्रारंभ होती है। हम 4 वेदों की बात करते हैं, 6 वेदांगों की बात करते हैं, उपनिषदों की चर्चा करते हैं, 108 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों पर तो शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, पुराणों की चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आरण्यक ग्रंथ की चर्चा करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें जो हमारी वैदिक संस्कृत का पार्ट है। लेकिन जब आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण का प्रारंभ किया, इसलिए हम उनको आदि कवि कहते हैं, आदि यानी प्रारंभ का, ठीक है, और रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं, आदि यानी प्रारंभ का काव्य। वहां से हम लौकिक परंपरा का प्रारंभ मानते हैं, ठीक है। तो संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 2 रूपों में हमें देखने को मिलती है। समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, लगभग 1000 वर्षों की अवधि है। और ये हमारे आर्यों की, हमारे पूर्वजों की भाषा रही थी, जिसमें पहले वैदिक संस्कृत और बाद में लौकिक संस्कृत। यदि कैटेगरी विभाजन करते हैं तो वैदिक काल से लेकर 4 वेदों से लेकर के और रामायण से पूर्ववर्ती जो है वो वैदिक संस्कृत का भाग था, और रामायण से लेकर के लौकिक परंपरा प्रारंभ होती। इसीलिए हमने कहा आदि कवि, आदि यानी प्रारंभ का।
तो सबसे पहले कवि यदि वाल्मीकि है और सबसे पहला ग्रंथ यदि रामायण है, ठीक है, तो उससे पहले क्या था, तो फिर उससे पहले हम चर्चा करेंगे वो वैदिक संस्कृत थी, वो संस्कृत अलग है, लौकिक संस्कृत अलग है, ये प्राचीन आर्य भाषाओं का काल है। यदि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की चर्चा करें, क्योंकि हम 3 भागों में बांटते हैं, तीनों को थोड़ा सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, तो यदि हम इन 3 भागों की चर्चा करते हैं तो वर्तमान समय की हम बात करते हैं, तो पहले हमने प्राचीन आर्यों की चर्चा की, लगभग 1000 वर्षों का समय अंतराल हमने दिखाया। उसके बाद हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं की चर्चा करते हैं। मध्यकाल जो है, तो मध्यकाल में हम क्या करते हैं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, क्योंकि वहां हमने देखा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर और ईसा मसीह से 500 साल पहले तक की चर्चा की। अब वो जो स्टेप हमने छोड़ा 500 साल पहले का, वहां से फिर हम प्रारंभ करते हैं कि 500 ईसा पूर्व, क्योंकि 500 हमने वहां छोड़ा था, अब 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक। अब ये ईस्वी आती है, अब ये ईस्वी आ गई, ईस्वी यानी जो ईसा से 0 से प्रारंभ हुआ, मतलब ईसा से 500 साल पहले और ईसा के 1000 साल बाद, ये ईस्वी हो गई। ये 1500 वर्षों का समय। वो पहले के जो 1500 वर्ष थे वो प्राचीन, मतलब पहले ही रहे हैं, ईसा से पहले ही रहे वो, 1500 से और 500 ईसा पूर्व, 1000 वर्षों का समय। लेकिन ये जो समय है ये 5000 मतलब 500 वर्ष ईसा से पूर्व है और 1000 ईस्वी, ईसा के 1000 साल बाद तक की स्थिति है। ये लगभग 1500 वर्षों का समय। इन 1500 वर्षों के समय को भी लगभग हमने 3 भागों में विभक्त किया, इनका विभाजन किया। देखिए, पाली सबसे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई हम जब हिंदी के उद्भव की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अपभ्रंश, शौरसेनी, और वहां से फिर हिंदी का विकास। यहाँ ठीक है, अच्छी बात है, हम भी चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन हम पीछे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सवाल बनते हैं यहाँ पर, आप इस लेवल पर आ गए तो इस लेवल पर केवल हिंदी भाषा का उद्भव कौन सी शौरसेनी से हुआ या कहाँ से हुआ, यही सवाल नहीं बनता। सवाल ये भी बनता है कि वो स्टेप दर स्टेप जो प्राचीन काल में कौन सी बोली जाती थी, मध्यकालीन आर्यों की भाषाएं कौन सी थी, आधुनिक आर्यों की भाषाएं कौन सी थी, मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक है, प्राचीन काल कहाँ से कहाँ तक है, प्राचीन काल में कौन कौन से रूप संस्कृत के थे, मध्यकाल में कौन कौन सी भाषाएं पनपी, 1000 तरह के सवाल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्यकाल, ईसा से 500 साल पहले से 1000 ईस्वी तक का समय, 1500 वर्षों का समय। इसमें सबसे पहले हमारे पास पाली आती है, ठीक है। पाली 500 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी सन के प्रारंभ तक, मतलब 500 वर्ष। ये जो 1500 वर्ष हैं, इन 1500 वर्षों में पाली के नाम हमने सिर्फ 500 वर्ष किए हैं। पाली भाषा के नाम सिर्फ 500 वर्ष हमने किए। पाली देखिए 500 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व 500 लेकर के 1000 ईस्वी तक का है, लेकिन इसी के बिल्कुल प्रारंभ तक, 0 तक। तो ये जो 500 ईसा जो समय है यहाँ पर, इसको हम प्राचीन प्राकृत के नाम से जानते हैं। पाली जो भाषा है इसको हम प्राचीन प्राकृत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसमें अशोक के शिलालेख आदि जो है मिलते हैं हमें, इसको हम प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं। तो पाली भाषा है, इसको प्राचीन प्राकृत की भी संज्ञा विद्वानों के द्वारा दी गई है और प्रथम प्राकृत की संज्ञा भी विद्वानों के द्वारा दी गई। एक के बाद एक न जाने कितने सवाल बनते हैं, एक के बाद एक न जाने कितने सवाल बनते हैं। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चंस को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, रेखांकन करना है प्रत्येक क्वेश्चन को आपको। मैं भी साथ के साथ करता चलता हूं, वैसे आपको अपने लेवल पर इसका रेखांकन करना ज्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब से। निश्चित रूप से आपको उसका रेखांकन करना है। हम समय की बात कर रहे हैं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय बनता है। हमने पाली की चर्चा की, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक ये सवाल बनता है, ठीक है। पाली का जो काल है, अवधि है, लगभग 500 वर्षों की रही है। प्राचीन प्राकृत के नाम से इसे हम जानते हैं। यहाँ पर अशोक के शिलालेखों की भाषा कौन सी थी, प्राचीन प्राकृत थी, एक सवाल बनता है आपके लिए। इसे प्रथम प्राकृत के रूप में जानते हैं, एक सवाल बनता है आपके लिए। कितने सवाल बनते हैं? मध्यकालीन यदि हम प्राकृत की बात करें, हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मध्यकालीन प्राकृत की यदि बात करें तो ईस्वी सन के प्रारंभ से लेकर के और 500 ईस्वी तक का वर्णन है यहाँ पर, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से लेकर के और ईस्वी सन के प्रारंभ तक हम पाली की चर्चा करते हैं, फिर उस ईस्वी सन के प्रारंभ से और आगे के 500 वर्ष तक, ठीक है, ईसा के 500 वर्ष तक या 500 ईस्वी तक हम चर्चा करते हैं किसकी, मध्यकालीन प्राकृत की, ठीक है। और फिर इसके बाद ये मध्यकालीन जो प्राकृत है, इसके बाद फिर विभिन्न प्रकार की भाषाएं उत्पन्न होती है हमारे सामने, ठीक है, जिसमें से शौरसेनी आती है, यहीं से शौरसेनी आ गई, महाराष्ट्र आ गई, मागधी आ गई, अर्ध मागधी आ गई, पैसाची आ गई। इन सबको हम किसके रूप में, द्वितीय प्राकृत के रूप में जानते हैं। इनको द्वितीय प्राकृत के रूप में जानते हैं। और ये जो उसके बाद ये जो अपभ्रंश का दौर है यहाँ पर, ये सारे के सारे अपभ्रंश का दौर है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट, ये जो चीजें देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसका दौर है, ये कंप्लीट जो है वो अपभ्रंश का दौर है। तो हम ये कह सकते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत। पाली जो है हम उसको प्रथम प्राकृत के रूप में जानते हैं, और ये जो अपभ्रंश आगे इसको हम द्वितीय प्राकृत के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इस अपभ्रंश के फिर विभिन्न प्रकार के रूप हमें देखने को मिले, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये जो अपभ्रंश भाषा है इसके विभिन्न प्रकार के रूप हमें देखने को मिले। तो यहाँ जो सोरसेनी अपभ्रंश है, यहाँ से हमारी जो है हिंदी की उत्पत्ति होती है, ये आप पढ़ते हैं यहाँ पर, आप निश्चित रूप से सब पढ़ते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको देखना सीक्वेंस से देखना स्थिति, ये स्थिति आपको सीक्वेंस से देखनी है कि मतलब प्राचीन की तो हमने चर्चा कर ली, प्राचीन जो भारतवर्ष की भाषाएं आर्यों की भाषा उसकी हमने चर्चा कर ली। मध्यकालीन जो आर्य भाषा है इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तीन दौर आपको देखने को मिलते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली है, इसी को हम प्रथम प्राकृत के रूप में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी प्राकृत जो आती है वो दूसरी प्राकृत आपके पास हो गई, ठीक है। और इसमें अपभ्रंश का जो दौर आया, क्योंकि इसी को हम दूसरी प्राकृत के रूप में जानते हैं, इसी को हम अपभ्रंश के रूप में जानते हैं। तो अपभ्रंश के जो विभिन्न प्रकार के रूप हैं, इन अपभ्रंश के विभिन्न प्रकार के रूपों में जो सोरसेनी अपभ्रंश है, यहां से हम हिंदी की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो दो चार चीजें यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी, बाकी हम अलग से स्लाइड में इसको पढ़ लेंगे। ये तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत से शिक्षार्थी इसको पढ़ेंगे भी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आपका ज्ञान आपके पास सीमित है, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि कभी भी अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मत समझिए। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं स्किप करके यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पढ़ा रहा होता है यहाँ पर, ये चीजें हमें जानते हैं ऑलरेडी, हमें पता है। यहाँ पर कुछ नहीं पता आपको, ये मान के चलिए, बिल्कुल खाली अपने आप को समझिए, बिल्कुल रीता अपने आप को समझिए। हो सकता है सामने वाला एक बिंदु ऐसा बता दे जो आपकी जीवन की दिशा बदल दे, जीवन की धारा बदल दे। समय आपके पास है तो जरूर पढ़िए, न सिर्फ मेरी बात बल्कि किसी की भी बात है। मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव को लेकर के आपके साथ आपकी सारी बातें शेयर करने की कोशिश करूं, और 30 वर्षों का अनुभव जीवन में कोई कम नहीं होता, ठीक है। 30 वर्षों का अनुभव जीवन में कोई कम नहीं होता। इन 30 वर्षों में मैंने न जाने कितने उठापटक देखी है मेरे सामने विद्वानों के द्वारा होती हुई, विद्यार्थियों के द्वारा होती हुई, ठीक है। कितने ही लोग इस जीवन में आए और कितने ही लोग आगे चले गए यहाँ पर, ठीक है। मैं मेरे फील्ड की बात बता रहा हूँ, एक बार ऊपर उठते हैं और दूसरी बार निकल के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अब जब तक आपके पास स्थायी नहीं होगा तब तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते। मार्केट की भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये सारी चीजें बिजनेस हो गई, मार्केट हो गया। आज विद्वानों की हमें आवश्यकता नहीं है, आज हमें टैलेंटेड व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, आज हमें सोशल मीडिया की आवश्यकता है, ठीक है। जो जितने लटके झटके दिखाएगा वो उतना ही ज्यादा विद्वान है। यहाँ पर आपको सोचना है, क्योंकि आप इस लेवल पर जाकर सब समझते हैं, इस लेवल पर जाकर आप सब समझते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव में एक ही बात निष्कर्ष के रूप में आपको बताता हूं कि कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है, कभी भी अपने आप को पूर्ण स्वीकार नहीं करना है। पूर्ण तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से शिक्षार्थी समझ लेते हो कि ये चीज मुझे आती है, नजरअंदाज कर दीजिए और सोचिए बिल्कुल खाली होकर आपके सामने बैठ रहे हैं, हम किसी के भी सामने बैठे यहाँ पर, ठीक है। निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, यहाँ पर अनुभव की प्राप्ति होगी। अनुभव धीरे धीरे मिलेगा तो निश्चित रूप से सारी चीजें आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी विद्वान या विदुषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद का ही टैलेंट इतना हो जाएगा कि सामने वाला सवाल करेगा उससे पहले आपके मस्तिष्क में जवाब आ जाएगा। यहाँ पर विद्या सुबति कंठे, ठीक है, जवाब आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ये भाषा की उत्पत्ति कब हुई तो आपके पास विकल्प ढूंढने का अवसर मिलेगा, ये सोरसेनी से हुई है, ये विकल्प एबीसीडी में से कहाँ मिलेगा। वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आएगी, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ये इतना बड़ा विशाल हिमालय को एक दिन में नहीं बना, एक के बाद एक न जाने कितनी परतें जमी होगी और तब जाकर के इसने इस विशालता के रूप को धारण किया होगा। मेरी शुभकामनाएं भविष्य के लिए आप सभी की। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय आर्य भाषाओं की, हिंदी के उद्भव पर मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने प्राचीन आर्य भाषाओं को पढ़ा, हमने मध्यकालीन आर्य भाषाओं को पढ़ा, वहां पर हमने अपभ्रंश में सोरसेनी का दौर देखा और सोरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति हमने वहां पर बताई। चर्चा करेंगे आगे, लेकिन हम आधुनिक आर्य भाषाओं की चर्चा करते हैं तो ईस्वी 1000 से लेकर के वर्तमान समय तक, क्योंकि वहां हम 1000 तक पहुंच चुके हैं। दूसरे दौर में हमने 500 साल पहले पाली के और फिर 500 साल बाद में अपभ्रंश और प्राकृत के, सेकंड प्राकृत के माने तो 1000 ईस्वी तक हम पहुंच गए। अब उस 1000 से लेकर और वर्तमान समय तक की जो भी भाषाएं हैं वो वर्तमान समय के अंतर्गत आती है। इसमें विभिन्न प्रकार की भाषा, पश्चिमी भाषा, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, विभिन्न प्रकार की भाषाओं की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हम 5 उपभाषाओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम 17 बोलियों की चर्चा करेंगे जो हमारा विषय होगा। फिलहाल हम हिंदी के उद्भव की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने 3 भाषाओं का दौर पढ़ा, यह आपको ध्यान रखना है। प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं, ये 3 भाषाएं, ठीक है। मध्यकाल में जो सोरसेनु है, अपभ्रंश का जो एक हिस्सा, अपभ्रंश का एक अंग जो है, वैसे मूल रूप से अपभ्रंश के 7 अंग होते हैं, चर्चा करेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन 7 अंगों में जो सोरसेनी है वहां से फिर हम हिंदी के उद्भव की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें यहाँ तक हम इसमें सीक्वेंस के आधार पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम अपभ्रंश की बात करते हैं, ठीक है। अपभ्रंश की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। अपभ्रंश का रूप भाषा है सोरसेनी, जो अपभ्रंश है जहां से हम हिंदी की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये सोरसेनी कैसे आई ये तो आपको पता चल गया।
फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले प्राचीन भारत की आर्य भाषाओं को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें संस्कृत के 2 रूप हैं यहाँ पर। उसके बाद आप मध्यकाल में आ जाएंगे, फिर मध्यकाल में पाली को देखेंगे, प्रथम प्राकृत को देखेंगे, फिर द्वितीय प्राकृत को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसमें द्वितीय प्राकृत, फिर द्वितीय प्राकृत के साथ जो अपभ्रंश का दौर चला है उसमें अपभ्रंश के भिन्न भिन्न 7 रूपों में से हम सौरसेनी की चर्चा करेंगे। सौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति हम मानते हैं। अपभ्रंश के जो रूप है वो आपको दिखाए गए। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आदि इससे निकलती हैं, ठीक है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, ये और भी हम जब हम इस विषय को पढ़ेंगे और भी हम चर्चा करेंगे, पंजाबी की बात करेंगे, लहंदा की बात करेंगे, गुरुमुखी की बात करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन ये चूंकि आज हमारा विषय नहीं, आज हम कंटेंट को मूल रूप से अपने बिंदु तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बीच में जो पड़ाव आ रहे इन पड़ावों की हम सिर्फ चर्चा करेंगे, नामकरण करेंगे, व्यापक रूप से एक विश्लेषण रूप से हम इसकी चर्चा क्लास में आगे की में करेंगे। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ, ठीक है। खस से पहाड़ी भाषा निकलती है। ये पहाड़ी में फिर कौन कौन सी आती है इनकी हम चर्चा आगे करेंगे, चाहे कुमाऊनी की बात है या गढ़वाली की बात है। महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी निकलती है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अपने बिहार आदि की मतलब जो विभिन्न प्रकार की बघेली आदि की विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बंगाली, असम आदि की जो बात है। तो मूल रूप से ये जो उपभ्रंश के भेद है, अपभ्रंश के जो भेद हैं, इन अपभ्रंश के भेदों की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपभ्रंश के मूल भेद जो है कितने हैं और उनसे कौन कौन सी भाषाएं निकलती है आपको ध्यान रखना है। हमने कहा इस विषय को हम आगे बड़ी व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। जब हम अपभ्रंश पढ़ेंगे, हम मूल रूप से सौरसेनी अपभ्रंश पढ़ेंगे, तो फिर सौरसेनी अपभ्रंश का हम व्यापक विश्लेषण करेंगे। आप जहां भी पढ़े, जिस भी रूप में पढ़े, यहाँ पर मैंने ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए, जहां भी पढ़े व्यापक रूप से आप पढ़े वहां पर, ठीक है। किसी भी बिंदु को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी बिंदु को आपको छोड़ना नहीं है। और आप कहीं भी पढ़े, किसी भी रूप में पढ़े, मेरे विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपको कभी भी आवश्यकता महसूस हो, कभी भी, तो ये 30 वर्षों का अनुभव आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा एक भी व्यक्ति मैं अपने जीवन में तैयार कर दूंगा तो मेरा जीवन और मेरा बोलना निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। हर विद्यार्थी यही चाहता है, हर शिक्षार्थी यही चाहता है, हर शिक्षक यही चाहता है कि उसके जो अनुयायी है वो उसी प्रकार से आगे निकले जैसे हमने अपने जीवन में काम किया। और कोई कम काम नहीं किया। 30 वर्षों के अनुभव, एक छात्र साम्राज्य लेकर के कोई कम काम नहीं होता। ये कोई बड़ाई की बात नहीं, यहाँ पर ये आप लोगों का सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, यहाँ पर मेरे जीवन का सौभाग्य यहाँ पर कि हमने अपने गुरुओं से जो शिक्षा प्राप्त की है उसको हम निश्चित रूप से आगे देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक हमारे अंदर थोड़ी सी वो रही है कि हम क्या है कि सोशल मीडिया आदि पर बहुत ज्यादा नहीं रहे। इतना दौर देखा है जीवन का कि मतलब इतने लोगों का प्रेम, इतने लोगों को प्यार मिला कि कभी वहां पर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं, और मुझे लगता है उसकी आवश्यकता थी भी नहीं उस समय, ठीक है। हम ऑफलाइन में ही अपने आप में पूर्ण रूप से घुले मिले रहे यहाँ पर। और एक एनजीओ के रूप में यदि हम चर्चा करें कि हम स्वयंसेवी संस्था जो हमारी है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो केवल और केवल वहां पर कई बार दिमाग में आता है कि हम किसके लिए काम करते हैं, धन के लिए काम करते हैं, अर्थ के लिए, इस चीज के लिए, किसी के लिए हम काम नहीं करते। हम कहते हैं कि यदि आप पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है, आप पे नहीं करना चाहते, किसी भी जो नाममात्र का पे होता है हमारा संस्था का, यदि आप उसमें नहीं करना चाहते तो आप हमसे संपर्क कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जितनी मदद हो सकेगी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो मस्तिष्क में वो विचारधारा भी निकाल दीजिए कि हम इस फील्ड के लिए, इस चीज के लिए काम करते हैं, ठीक है। हमारा मकसद जो हम प्राप्त करते हैं उनको हम आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते हैं। इतना अथाह सागर संस्कृत में भरा पड़ा है, इतना अथाह सागर हिंदी में भरा पड़ा है, कोई इसको स्वीकार तो करे। हमारे पास जो है, गुरुओं के पास जो है, हम सब कुछ ऐसे ही छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे, कोई इसको स्वीकार तो करे, ठीक है। इन 30 वर्षों में हजारों नहीं बल्कि लाखों शिक्षार्थी मतलब अध्ययन किया है और लाखों शिक्षार्थी निकले अपने अपने योग पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होते हैं, बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति उसके बाद जो उनका रोजमर्रा का काम है उसमें लग गए और हमने विरासत के रूप में जो चीजें उनको सौंपी थी उनको वहीं की वहीं ढक्कन लगा करके रख दिया। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप उन चीजों का प्रचार प्रसार करें, आप उन चीजों को आगे लेकर के आए। सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना है, नौकरी पद प्राप्त करके पद को प्राप्त करना आपका जीवन का उद्देश्य और जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट बीच में कर रहा हूं आपसे, माफी मांगता हूं आपके समय के लिए 2 मिनट के लिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमारा अंतिम, हम जो बोलते हैं, हमारा अंतिम उद्देश्य यही होता है कि उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, न सिर्फ मेरी बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति की विरासत को हम आगे लेकर के आए, सभ्यता और संस्कृति का हम विस्तार करें। वर्षों से जो संस्कृत में ज्ञान का अथाह भंडार भरा पड़ा है उसको हम आगे लेकर के आए। अकेला नासा हमारी 60,000 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों पर काम कर रहा है। कुछ तो रहा होगा हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो रहा होगा हमारी सभ्यता और संस्कृति में। आपका दायित्व बनता है कि आप इसको आगे लेकर के जाए। मैं बात कर रहा अपभ्रंश के विभिन्न रूपों की, ठीक है। हमने सौरसेनी की चर्चा की, यहाँ से हम पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती की चर्चा करते हैं। यही हिंदी का उद्भव यहाँ से हमें मूल रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदी का जो वास्तविक उद्भव है यही हमें यहाँ पर मूल रूप से देखने को मिलता है। अब हम हिंदी के उद्भव की चर्चा करते हैं। यदि हम हिंदी के उद्भव की चर्चा करें और मोटे तौर पर हम बात करें तो हमने कहा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी। अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का उद्भव। रिपीट कर रहा हूं, यही हम पढ़ते आए हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत,
अपभ्रंश, अपभ्रंश में सोर्स यानी अपभ्रंश, और वहां से हिंदी का उद्भव, हिंदी की उत्पत्ति। पीछे भी हमने यही पढ़ा है। हमने प्रारंभिक आचार्यों की भाषा जो है, वैदिक आर्यों की भाषा, संस्कृत के लौकिक और वैदिक और लौकिक संस्कृत को पढ़ा, फिर मध्यकाल में पाली और प्राकृत को पढ़ा, ठीक है, फिर पाली और प्राकृत से हम अपभ्रंश तक आए। अपभ्रंश में हमने शौरसेनी को पढ़ा, और शौरसेनी विभिन्न प्रकार के जो 7 रूप है अपभ्रंश के, उनमें शौरसेनी, और शौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति, यही हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है शौरसे से हिंदी की उत्पत्ति होगी। ये बात एक अनेक विद्वानों ने संस्कृत शब्द सिंधु से सिंध व हिंद शब्द का विकास माना है। अब हम वर्षों से पढ़ते रहे कि हिंदी की उत्पत्ति जो है शौरसेनी हिंदी से हुई है, लेकिन हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है या ईरानी भाषा का शब्द रहा होगा, फारसी का शब्द या ईरानी भाषा का शब्द रहा होगा। हम उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा नहीं करते, लेकिन आपको ये देखना है कि वो फारसी तक क्यों पहुंचा, आपको ये देखना है कि वो फारसी तक क्यों पहुंचा। ये विचारधारा जरूर, आप केवल इतना कह के मत छोड़ दीजिए कि मतलब हिंदी शब्द है, हिंदी, हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई की कि बच्चों जानते हो हिंदी भाषा कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, फिर हम बोल के हाँ फारसी भाषा का शब्द ईरानी, हाँ बिल्कुल ये हिंदी, हिंदी का शब्द नहीं फारसी। अरे उसमें वैज्ञानिक तथ्य ढूंढने की कोशिश करो बंधुओं, क्यों फारसी तक चला गया जब विश्व की सबसे प्राचीन भाषा हमारी, ठीक है, सारे विश्व के जगत गुरु हम, सारे विश्व की भाषाओं की जननी संस्कृत, ठीक है, तो फिर फारसी में हिंदी क्यों चला गया, इसकी तय में जाने की कोशिश आपको करनी होगी। यही विचारधारा हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अनेक विद्वानों ने संस्कृत सिंधु शब्द सिंध व हिंद का विकास माना है। यूनानी शब्द इंडिका, अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि हिंदी के विकसित रूप है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी शब्द का प्राचीन प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी के जफराना कृति में मिलता है यहाँ पर, ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, पहले हम देखिए कालांतर में सिंधु का शय ईरानी भाषा में है के रूप में उच्चारित होने लगा। सिंधु शब्द आदि से हिंदू व हिंद हो गया, हिंद शब्द का ईरानी इक प्रत्यय लगने से हिंदी हो गया, XYZ ये सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, इन दोनों स्लाइड को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मोटी बात देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हिंदी शब्द जो है, ठीक है, ये फारसी में कैसे चला गया, हिंदी में कैसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ हम यदि हम चर्चा करने की कोशिश करें मोटे तौर पर, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो मूल विषय वस्तु है, यदि हम इस मूल विषय वस्तु को देखते हैं तो ये शब्द हमारा कौन सा है, ये शब्द हमारा है सिंधु, ठीक है। सिंधु तो हमारा प्रदेश है सिंध नदी के आसपास का, जो सिंधु क्षेत्र, जो सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो जो सिंधु शब्द है वहां मूल रूप से वो सिंधु शब्द है। अब विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं वो आते रहते हैं समाज में, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं वो आते रहते हैं समाज में। आने का तात्पर्य चाहे वो आक्रमणकारी आए, चाहे वो अन्य किसी तरफ से आए, तो जैसे जैसे लोग आते हैं सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन आता रहता है यहाँ पर, ठीक है। संस्कृतियां बदलती जाती हैं, लोगों का प्रभाव तो पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव रहा हो, चाहे वो आक्रांताओं का प्रभाव रहा हो, या फिर अन्य किसी का साहित्यिक प्रभाव रहा हो, आध्यात्मिक प्रभाव रहा हो, प्रभाव तो रहता है किसी के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में, ऐसे ही हमारे आर्यावर्त में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के जो लोग आते रहे, उनका प्रभाव होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, ठीक है। इसी प्रकार से जब मतलब ये फारसी लोग भारत में आए, या फारसी जो भारत में आए, फारसियों के संपर्क में हमारी ये सिंधु सभ्यता है, हमारे सिंधु लोग आए यहाँ पर, तो फिर वहां पर क्या हुआ कि ये जो शय है, ये जो शय है सिंधु का, ठीक है, इस शकार को, यानी इस शकार को मतलब जो फारसी लोग हैं वो किस में स्वीकार करते हैं, है में स्वीकार करते हैं, मतलब वो शय को है उच्चारित करते हैं, शय को है, इस शय दंत शय है, ठीक है। इसका उच्चारण आपको मूल रूप से करना, मूर्धन शय, और मतलब मैं दूसरे शकार की, तालव्य शकार की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, दंत शकार। तो इस दंत शकार का उच्चारण वो क्या करते हैं, है करते हैं, ठीक है। अब जब मान लीजिए इसका उच्चारण है होगा तो सिंधु शब्द अपने आप ही क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा, हिंदू नहीं होगा, हिंदू हो जाएगा। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाषा विज्ञान की मैं बात करता हूँ, मैं भाषा विज्ञान की बात करता हूँ। भाषा विज्ञान के बहुत से सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे यदि आप गौर करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। वर्नर नियम की हम बात करते हैं, अन्य नियमों की हम चर्चा करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के जो 3 नियम भाषा में चलते हैं, ग्रासमर, वर्नर और आगे नियम चलते हैं, उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये जो सिंधु शब्द था ये क्या हो गया, हिंदू हो गया, क्यों, क्योंकि वो लोग फारसी लोग जो शय को है करते थे ईरानी भाषा में। आप अब हम आगे की चर्चा यदि हम करते हैं तो ये हो गया हिंदू, लेकिन ये हिंदू कैसे हुआ, ये तो हमारे पास दकार था, ये दकार कैसे हुआ, ध का दे कैसे हुआ। यदि हम फारसी व्याकरण को देखेंगे, यदि हम भाषा विज्ञान को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फारसी जो है वहां पर, ठीक है, वहां पर मूल रूप से धकार का अभाव है, मतलब ध का अभाव है, ध का अभाव है। वहां ध के स्थान पर हम प्रयोग किसका करते हैं, ध के स्थान पर प्रयोग हम द का करते हैं, यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वहां पर अभाव है। अभाव भी क्यों है, यदि हम इसमें तह में जाने की कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है आपके लिए, लेकिन मैं आपको तह में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि सब लोग पीछे छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग पीछे, 1000 लोगों का कारवां मेरे साथ प्रारंभ में जुड़ता है और अंतिम चलते 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 यदि एक भी व्यक्ति लास्ट तक मेरे साथ जुड़ा हुआ तो मैं उसी एक व्यक्ति को चाहता हूं, मैं उसी एक व्यक्ति को चाहता हूं। हजारों की भीड़ मुझे चाहिए भी नहीं यहां पर, ठीक है। एक व्यक्ति यदि मेरी बात को स्वीकार करता है तो वही एक व्यक्ति मुझे चाहिए, और आप में से लाखों लोग हैं, वो एक नहीं बल्कि लाखों लोग मेरे साथ वर्षों से चल रहे हैं। अगर वर्षों से न चलते तो न जाने मेरा भी उत्थान पतन होकर मैं कहां चला जाता। आज इस महानगर में, इतने बड़े महानगर में 30 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठा हूं, यहां पर कुछ तो रहा होगा, एक स्थान पर। कितने लोगों ने कितनी जगह बदली होगी यहाँ पर, लेकिन मैं 1992 से लेकर और आज तक उसी एक जगह पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। दूर दूर तक हमने विस्तार किया यहाँ पर देश दुनिया में अपना, परंतु हमने अपनी जगह को नहीं छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जगह की पूजा होनी चाहिए, जगह की पूजा होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता। यदि शिव भी वर्षों तक वहां पर बैठे तब लोग धीरे धीरे उस पर पुष्पांजलि देते हैं और पुष्प अर्पण करते हैं यहाँ पर। जगह बदलते रहे तो कुछ नहीं हो सकता। आपको अपना जगह, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान, अपना मान, अपनी मर्यादा हमेशा स्थिर रखनी है यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें एक बार पथ से भ्रष्ट होगी जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। शुभकामनाएं। मैं बात कर रहा था धय और दय की। तो ये जो धय, वो सिंध में जो होता है ईरानी भाषा में, यानी उसमें फारसी भाषा की यदि हम चर्चा करें तो ये धय भी दय हो जाता है। यदि भाषा विज्ञान के नियम की यदि हम चर्चा करें तो यहां भी हमें ये देखना पड़ता है कि भाषा विज्ञान में 2 महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं होती। भाषा विज्ञान के नियम की यदि चर्चा करें, यदि हम ग्रिम नियम की चर्चा करें, यदि हम ग्रासमन नियम की चर्चा करें, यदि हम वर्नर नियम की चर्चा करें, समझते होंगे मैं जो भाषा बोल रहा हूं, और नहीं समझते तो समझना पड़ेगा क्योंकि आपका विषय है ये। तो ये जो तीनों नियम ये लगते हैं वहां पर आप नियम में पढ़ा होगा कि 2 महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं रहती। 2 महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं रहती। 2 महाप्राण ध्वनियों में से एक ध्वनि को अल्प प्राण होना पड़ता है। वो नियम भी यहां पर लागू हो रहा है, और वो नियम नहीं लगा है तो सीधा कह दे कि फारसी में धय नहीं होता, दय होता है। तो फारसी का जो धय था वो दय में हो गया, फारसी का जो शय था वो है में हो गया, ये जो धय था वो दय में हो गया। अब ये जो सिंधु शब्द ये क्या बन गया? हिंदू शब्द बन गया। सिंधु शब्द क्या बन गया? हिंदू शब्द बन गया, ठीक है। क्योंकि सकार का हकार उच्चारण हुआ वहां पर, धय का दय हुआ यहाँ पर। दोनों नियम मैंने आपको बता दिए। ये मूल रूप से हिंदू शब्द बन गया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि हिंदी शब्द क्या है, ये फारसी से आई है। ये हिंदी शब्द फारसी से नहीं आया, ये हिंदी शब्द संस्कृत की मूल परंपरा से आया। संस्कृत का सिंधु शब्द है यहाँ पर, ठीक है, मूल रूप से। लेकिन अब ये भाषा का कौन सी का बन गया? ये फारसी भाषा का बन गया। इसमें मैं भी कोई विरोध नहीं करता। यहाँ पर एग्जाम के रूप में आपको देखना है कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी तो फारसी से ही निकला है। हिंदी जो शब्द है ये तो फारसी से ही निकला यहाँ पर, लेकिन कैसे निकला आपको इस व्यवस्था तक जाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वो सिंधु, फिर वो हिंदू, फिर वो धय का दय, और वो हिंदू परंपरा वहां पर है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ, ठीक है। जब विकास की परंपरा को हम देखते हैं तो ये जो है इसका मतलब पूर्ण रूप से जब बलाघात जिस वर्ण पर नहीं होता, जिस वर्ण पर, जिस मात्रा पर बलाघात नहीं होता या अधिक बलाघात होता तो धीरे धीरे वो कन्वर्टेड हो जाती, परिवर्तित हो जाती है। तो बलाघात के कारण भविष्य में जो उकार था ये भी समाप्त हो गया और वो हिंद बच गया, वो हिंद बच गया, ठीक है। वो भाषा के लिए प्रयोग नहीं होता था। हिंद जो है वो भाषा के लिए प्रयोग नहीं होता था, बल्कि हिंदुस्तान के कंप्लीट चीजों के लिए प्रयोग होता था। जो वस्तु है, व्यक्ति है, जो भी है वो हिंद, मतलब क्योंकि आगे चलकर फिर हम हिंदी बनाया, हिंदी, इसमें ई प्रत्यय लगा, ईरानी, हिंद में ई प्रत्यय लगा, वो हिंदी बना, फिर वो हिंदीक बना, ई प्रत्यय लग करके, वो सब हिंदुस्तान का था, यानी हिंदुस्तान से रिलेटेड जो था वो था यहाँ पर। भाषा का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। हिंदी भाषा को या हिंदी को एक भाषा के रूप में, हिंदुस्तानी को एक भाषा के रूप में हम बहुत कालांतर में देखते हैं यहाँ पर। कंप्लीट बहुत गहराई में नहीं जा रहा यहाँ पर, क्योंकि समय बड़ा हो जाएगा, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। जो शिक्षार्थी सामने बैठे उनको भी लगता है कि यहाँ पर बहुत विषय व्यापक हो गया, क्योंकि वो सवाल कर लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सामने बैठे हैं वो तो बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करते रहेंगे चर्चा। लेकिन आप लोग जो है दूर बैठे हो, जो ऊपर चल रहा कर रहा है, वो तो सवाल भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ और सिर्फ सुन सकते। एक तरफा वन वे हो गया है यातायात, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीजों में भी बदलाव होना चाहिए। लाइव क्लासों में ज्यादा आनंद आता है, वहां से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ये परंपरा आपने देख ली यहाँ पर। अब इसकी बाद में आगे चर्चा कर रहा हूँ, वो किस तरह से सिंधु से हिंदू बना, वो चर्चा आपने देख ली। अब हम इसके मूल कंटेंट के ऊपर आते हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत सिंधु से हिंद का शब्द का विकास हुआ, ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। यूनानी शब्द इंडिका, अंग्रेजी शब्द इंडिया, क्योंकि वो हिंद शब्द था। हिंद से फिर हमने एक प्रत्यय जोड़ा ईरानी, फिर वो हिंदीक हो गया, ठीक है, हिंदीक हो गया। फिर हिंद से मतलब ये जो शब्द यूनान में जो हिंदी का लिखा हुआ है, ये इंडिया शब्द बना, वो उसी हिंदी या उसी हिंदी का परिणाम है, आगे चल के कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन भाषा के लिए, अभी से पहले मैंने कहा जब हम हिंदी की बात करते थे, हम हिंदी की बात करते थे यहाँ पर, उसमें वो भाषा नहीं थी, वो हिंदुस्तान की थी। हिंदुस्तान से रिलेटेड जो चीजें रही है, हिंदुस्तान से संबंधित जो चीजें रही है, उनके लिए हम उसकी बात करते थे। भाषा के लिए हिंदी शब्द का पहला बार प्रयोग, जो हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया, प्राचीन प्रयोग, वो सरफुद्दीन यजदी कृत, यानी सरफुद्दीन यजदी के द्वारा लिखी हुई जो कृति जफरनामा, इसमें मिलता है, जफराना में मिलता है यहाँ पर,
ठीक है। इससे निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इस कृति में इसका उल्लेख मिलता है। तो हिंदी शब्द का भाषा के रूप में पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये सवाल आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी जितनी भी सारी बातें बताई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं होती वो कक्षा में हम चर्चा उसकी करते नहीं है। आगे की यदि हम चर्चा करें और देखिए, यहाँ पर कालांतर में सिंधु का ईरानी भाषा के हे के रूप में उच्चारित होने लगा और सिंधु सिंध आदि से हिंदू व हिंद हो गया। ये चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हिंद शब्द का ईरानी में इक प्रत्यय लगने से हिंदी बना, जिसका अर्थ होता है हिंद का। ये हम चर्चा कर चुके हैं हिंद का, क्योंकि ये हिंद का, हिंदी जो शब्द ईरानी प्रत्यय का इक प्रत्यय लगा, हिंदी बन गया। और उसी से हमने कहा कि आगे फिर वो इंडिया और इंडिका आदि शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर। तो हिंदी का मतलब क्या था, हिंद का, लेकिन भाषा के रूप में वो सरफुद्दीन यज़दीकृत जो हो गया, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप माना जाता है और इसका मूल अर्थ हिंद का। हिंदी की यदि हम चर्चा करें, हिंदी का मतलब हिंद का, हिंदुस्तान की थी, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान से इसका संबंध था, इसलिए हमने इसको भाषा मतलब इसमें हिंदी कहा यहाँ पर, ठीक है। और 13वीं शताब्दी में और फिर अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया। हिंदी की यदि हम बात करें तो 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो आदि ने विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग किया। ये भी हम जब भाषा और बोली पढ़ेंगे इसका व्यापक वर्णन करेंगे, ठीक है। अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों में विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन किया। खड़ी बोली के पहले प्रयोगकर्ता जो अमीर खुसरो थे यहाँ पर, ठीक है। और फिर खड़ी बोली की चर्चा, विभिन्न प्रकार की 17 बोलियों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर क्लास में। आज का विषय नहीं है, आज का विषय हमारा मूल रूप से हिंदी के उद्भव का है, ठीक है। तो वहां से जो परंपरा हमारी चलती हुई आई, उस उद्भव तक हम पहुंचे और उद्भव में हमने मूल रूप से चर्चा की किसकी, मूल रूप से शोर सेनी से हमने हिंदी की उत्पत्ति बताई। और हम फारसी की बात करते हैं, फारसी में क्यों ऐसा हुआ उसकी हमने चर्चा की यहाँ पर मूल रूप से। और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अबू सईद, इन्होंने अपने फारसी इतिहास 1049 ईस्वी में हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किया। हिंदीवी शब्द का पहला प्रयोग किया यहाँ पर किसके लिए, वो भाषा के रूप में था सरफुद्दीन ने। और इन्होंने फारसी इतिहास में जो इतिहास का जो इसका प्रकाशन वर्ष है, इसमें मूल रूप से पहला प्रयोग किया। और तुझु के बाबरी भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तानी शब्द का पहला जो प्रयोग मिलता है वहां हिंदी का मिलता था। यहाँ पर हिंदुस्तानी शब्द का पहला प्रयोग यदि मिलता है तो तुझो के बाबरी में मिलता है। यहाँ पर एक कृति का नाम है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। इस तरह विभिन्न प्रकार की चीजें जो है हमें दृष्टिकोण में देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की चीजें इस दृष्टिकोण में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियों की। हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोली, हिंदी की 5 उपभाषाएं और हिंदी की लगभग 17 बोलियों की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। वो विषय हमारा हालांकि अलग होगा। हिंदी की उपबोलियों की चर्चा हम अलग से करेंगे। पश्चिमी हिंदी से क्यों मतलब ये खड़ी बोली निकली, खड़ी बोली क्यों पश्चिमी हिंदी के सबसे नजदीक है, ठीक है। खड़ी बोली में क्या खास बात है कि हम इसको खड़ी बोली कहते हैं। मेरठ और आसपास का ही केंद्र इसका क्यों बन गया। यहाँ पर एक भाषा का केंद्र 40 किलोमीटर के आसपास होता है, एक केंद्र से लेकर के 40 किलोमीटर के आसपास क्यों होता है। 4 कोस पर वाणी बदले, 4-5 कोस पर पानी, इस तरह की भाषा का प्रयोग विद्वानों ने क्यों कर दिया, सारी चर्चा हम क्लास में करेंगे यहाँ पर। लेकिन मूल रूप से एक व्यापक दृष्टिकोण की न देखते हुए एक बिल्कुल सरसरी तौर से हम चर्चा करते हैं। उपभाषाएं यदि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपबोलियां हैं यहाँ पर, मूल रूप से उपभाषाएं, ठीक है। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 2 हिंदी हैं, ये इनकी उपभाषाएं और इनसे ये निकली हैं। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कंजी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी से मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। बिहारी से भोजपुरी, मैथिली, मगही और पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊं, नेपाल। ये सब इन भाषाओं से, उपभाषाओं से निकली हुई बोलियां हैं। हमने कहा कि हम इनकी अलग से चर्चा करेंगे। हमारा जो क्लास का विषय होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि क्यों इसके इतनी नजदीक चली गई, ठीक है। ये बोलियों का क्षेत्र क्या होता है, बोलियों का केंद्र कितना होता है, एक केंद्र के आसपास की बोलियां क्यों होती है, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव इन बोलियों पर क्यों पड़ता है, क्या ये बोलियां कभी विकसित हो सकती हैं, इन बोलियों में किन का रूप आगे चलकर निकल करके सामने आता है। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 341 से लेकर के 353 तक की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और भी हम बहुत से अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, कौन से अनुच्छेद में किस चीज का वर्णन किया उसकी हम बात करेंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का हमारा जो मूल विषय है, आज का हमारा जो मूल विषय है वो केवल और केवल यह हिंदी भाषा के उद्भव की, ठीक है। यदि मैं इसके मूल रूप में जाने की कोशिश करूं और इसके तह में जाने की कोशिश करूं तो सिंपल सी चीज है, केवल और केवल हम जिस विषय वस्तु को आज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक ही दृष्टिकोण हमारे सामने निकल करके आता है और वो दृष्टिकोण हमारे सामने क्या है, हिंदी भाषा के उद्भव का। वो दृष्टिकोण हमारे पास है हिंदी भाषा के उद्भव का। तो हम हिंदी भाषा के उद्भव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमने मूल रूप से देखा संस्कृत, उसके बाद हम देखते हैं पाली, उसके बाद हमने कहा प्राकृत, उसके बाद हमने कहा अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश से हम चर्चा करते हैं शोर सेनी की और शोर सेनी से हमने चर्चा की यहाँ पर हिंदी की।
ये हमारी विकास यात्रा थी। इस विकास यात्रा को आज हमने पढ़ा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश का शोर से निरूप और उससे हिंदी की उत्पत्ति। यहाँ पर ये कंप्लीट चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बीच में यहाँ पर अवट भाषा भी आती है, यहाँ पर हम अवट भाषा को भी देखते हैं। अवट का थोड़ा सा दौर रहा था, जब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर बोलियों की चर्चा करेंगे, भाषा से बोली किस तरह से बनती है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, क्या कौन सी का व्याकरण शुद्ध होता है, कौन सी का व्याकरण अशुद्ध होता है। जब इन चीजों की चर्चा करेंगे तो सारी चीजों का उल्लेख करेंगे। ये दौर आपको जरूर देखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शौरसेनी, और उसके बाद में हिंदी। ये विचारधारा देखनी है। इसी विचारधारा को हमने देखा, यहाँ पर दो दौर हमने देखा, यहाँ पर की जो चर्चा हमने की वहां पर हमने दो दौरों को देखा। कौन कौन से? हमने संस्कृत के दो रूप वैदिक और लौकिक संस्कृत को देखा है। फिर हमने पाली की चर्चा की। पाली में हमने मूल रूप से चर्चा, मूल रूप से विद्वानों के माध्यम से जो दृष्टिकोण दिया उसकी हमने चर्चा की। प्रथम प्राकृत को हमने देखा, उसके बाद द्वितीय प्राकृत को हमने देखा, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा रही थी उसकी हमने चर्चा की। ठीक है, प्राकृत का दूसरा रूप हमने देखा, वहां पर फिर अपभ्रंश आ गई। अपभ्रंश के विभिन्न रूपों में 7 रूपों में हमने शौरसेनी की चर्चा करी। शौरसेनी के साथ से बीच में हम अवहट को भी लेकर के आएंगे बीच में, और उसके बाद में हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की चर्चा करते हैं। अभी हम सिर्फ उद्भव की बात करते हैं, विकास का दृष्टिकोण हमारा अलग होगा। आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा के उद्भव की चर्चा की है। प्राचीन आर्यों की जो भाषाएं थी, मध्यकालीन आर्यों की जो भाषाएं थी, वर्तमान आर्यों की जो भाषाएं थी, उनकी हमने चर्चा की है। वहां पर मध्यकाल में से किस तरह शौरसेनी से हिंदी का उद्भव हुआ उसकी हमने चर्चा की है। यहाँ हिंदी के उद्भव की बात थी। अब हम हिंदी की 5 उपबोलियां जो हैं, उपभाषाएं जो हैं, और 17 जो बोलियां हैं उनकी हम चर्चा आगे की क्लास में करेंगे, और उसके साथ हिंदी भाषा के उद्भव के साथ हिंदी भाषा के विकास की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। पुनः मेरे साथ जुड़ने के लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए, उस एक व्यक्ति के रूप में जुड़े रहने के लिए आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत, शुभकामनाएं।